हाँ, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग यूनिट 3 टैक्योमेट्रिक सर्वे शुरू कर रहे हैं। आपका 2 यूनिट ऑलरेडी पहले करा चुका था, प्लेन टेबल और थियोडोलाइट। कर्व आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू दिया, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट यूनिट जो आपका न्यूमेरिकल यूनिट है टैक्योमीटर, यूनिट 3 वो हम शुरू कर रहे हैं। टैक्योमेट्रिक सर्वे हालांकि बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, छोटा यूनिट है, लेकिन बहुत ही काम की यूनिट है। टैक्योमीटर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट, सिंपल थियोडोलाइट के अंदर अगर आप स्टेडिया सिस्टम फिक्स कर देते हैं तो उस थियोडोलाइट को हम टैक्योमीटर कहते हैं। कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट का नाम टैक्योमीटर नहीं। जो आपका एक सिंपल थियोडोलाइट है, टेलीस्कोप है, उसके अंदर आप इस तरह से करें कि जो उसका सेंट्रल क्रॉस हेयर है, आप लोगों ने जब टेलीस्कोप के अंदर जब आप देखते हैं, साइट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? एक सेंट्रल क्रॉस हेयर मिलता है। और इसी सेंट्रल क्रॉस हेयर की मदद से आप सारे लेवलिंग और थियोडोलाइट के ऑपरेशंस करते थे। अगर इसी सेंट्रल क्रॉस हेयर के साथ साथ 2 एडिशनल क्रॉस हेयर और दे दिया जाए आपको, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ये दोनों जो स्टेडिया वायर्स होंगे, इनको स्टेडिया वायर्स कहते हैं या एडिशनल हेयर्स कहते हैं, एडिशनल स्टेडिया हेयर्स कहते हैं, एडिशनल स्टेडिया वायर्स कहते हैं। ये दोनों जो सेंट्रल क्रॉस हेयर है, इस सेंट्रल क्रॉस हेयर से बराबर की दूरी पर होता है। दोनों सेंट्रल क्रॉस हेयर से बराबर की दूरी पर होता है। अगर हम ये स्टेडिया वायर्स एक सिंपल थियोडोलाइट में फिक्स कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? टैक्योमीटर कहते हैं। टैक्योमीटर आपको थियोडोलाइट मालूम है कि 2 तरह का होता है, एक इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप होता है, एक एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप होता है, डिपेंडिंग अपॉन द फोकसिंग स्क्रू प्रोवाइडेड ऑन द टेलीस्कोप। अगर आपका टेलीस्कोप के बॉडी डायफ्राम के ऊपर अगर आपका एक फोकसिंग स्क्रू है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं? उसका फोकल लेंथ एडजस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। और एक होता है कि जो आपका थियोडोलाइट है, टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप के आईपीस के पास जो फोकसिंग स्क्रू होता है और उसकी मदद से आप क्या करते हैं? इस टेलीस्कोप के आईपीस को, ऑब्जेक्टिव को, सॉरी आईपीस इसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव को अगर आप आगे पीछे मूव कराकर आप क्या करते हैं? जब इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। और जब आपके इसी टेलीस्कोप के डायफ्राम के ऊपर जब आपका एक एडिशनल लेंस लगा देते हैं हम, और उस एडिशनल लेंस लगाने की वजह अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस फिक्स हो जाता है और इसकी मदद से हम उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, दैट इज नॉन इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। अगर इसी इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप या एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में हम एडिशनल एक लेंस और लगाते हैं जिसको हम एनालिटिक लेंस कहते हैं, और एनालिटिक लेंस लगाने के साथ साथ उस टैक्योमीटर का जो क्रॉस हेयर है उस पर 2 स्टेडिया वायर्स लगा दें, उसको हम टैक्योमीटर कहते हैं। अब इस टैक्योमेट्रिक सर्वे का फ़ायदा ये है कि आप इस टैक्योमेट्रिक सर्वे से आप जितना भी मेज़रमेंट है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट हो या वर्टिकल मेज़रमेंट हो, उसको आप बग़ैर लीनियर इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों ने 10th के ट्राइगोनोमेट्री में आपने बहुत सारा हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि अगर हम एक पोल है, उसका डिस्टेंस d, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d है, यहाँ से अगर आप पर्टिकुलर एंगल थीटा पे देख रहे हैं तो उस पोल की हाइट क्या है। इस तरह से आपने एक लीनियर और एंगुलर मेथड की मदद से, एक लीनियर और एंगुलर मेज़रमेंट की मदद से आप दूसरा लीनियर मेज़रमेंट, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, वो आप निकालते थे। तो ये तो सिंपल थियोडोलाइट से भी आप कर सकते हैं। टैक्योमीटर की हेल्प से आप ये कर सकते हैं कि आपको दोनों का दोनों, ना ही हॉरिजॉन्टल लीनियर मेज़रमेंट, ना ही वर्टिकल लीनियर मेज़रमेंट, ना ही हाइपोटेन्यूज, आपको कुछ भी नहीं दिया रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ बियरिंग दिया रहे, सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहे, और उसकी मदद से आप दोनों लीनियर मेज़रमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ख़ास के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये किसकी वजह से हेल्पफुल है? ये आपकी टैक्योमीटर की वजह से हेल्पफुल है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप वैसे एरियाज़ जहाँ पर आप लीनियर मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर चेनिंग या टेपिंग आप नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को चेन और टेप की मदद से आप नहीं मेज़रमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर ग्राउंड आपका हाईली अंडुलेटेड हो, हिली एरियाज़ हो,
रिवर हो, ठीक है, जहाँ पर आप चेन और टेप की मदद से लीनियर मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑप्टिक मेजरमेंट की मदद से हम उस लीनियर डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ये किसकी मदद से पॉसिबल हो सकता है, टैक्योमीटर की मदद से। चूँकि आपको टैक्योमीटर आप एक जगह इंसर्ट करके, आप टैक्योमीटर एक जगह फिक्स करके आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं और कैलकुलेशन फार्मूलाज के हिसाब से की हेल्प से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए टैक्योमीटर का बहुत ही हाई एप्लीकेशन है फील्ड में, ठीक है। दिस मेथड इज़ वेरी रैपिड एंड कन्वीनियंट, बहुत ही फास्ट होता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बशर्ते कि आपने ऑब्जर्वेशन सही लिया हो। और ये वैसे एरियाज़ के लिए बहुत ही सूटेबल है जहाँ पर ग्राउंड हाईली अनड्यूलेटेड हो, या जहाँ पर आपका वाटर हो, रिवर फ्रंट हो, जहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेन और टेप की मदद से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम टैक्योमीटर की मदद से कोई भी कैलकुलेशन कोई भी लीनियर मेजरमेंट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये टैक्योमीटर का फ़ायदा है, ठीक है। टैक्योमीटर के अंदर आप क्या करते हैं, आपको बताया कि एक थर्डोलाइट के अंदर आप एडिशनल लेंस लगा देते हैं और स्टेडिया वायर्स लगाते हैं। स्टेडिया वायर्स कहते हैं किसको हैं, कि जो सेंट्रल क्रॉस हेयर है, इस सेंट्रल क्रॉस हेयर्स के साथ साथ अपर साइड पर और लोअर साइड पर दोनों एडिशनल क्रॉस वायर्स आप देते हैं एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंट्रल क्रॉस हेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेडिया वायर्स कहते हैं। या ऊपर वाला और नीचे वाला जो एडिशनल वायर दिया है आपने, इन वायर्स को हम क्या कहते हैं, स्टेडिया वायर्स कहते हैं। और एक हो गया सेंट्रल क्रॉस हेयर। ये स्टेडिया वायर्स सेंट्रल क्रॉस हेयर से दोनों बराबर बराबर की दूरी पर होता है, क्लियर है। इसको हम स्टेडिया वायर्स कहते हैं। जब किसी टेलीस्कोप में इस स्टेडिया वायर्स को आप लगा देते हैं तो वो टेलीस्कोप आपका टैक्योमीटर की तरह काम करने लगता है। इसी टैक्योमीटर में 3 तरह का होता है। एक होता है सिंपल एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, जिसको आप स्टेडिया थर्डोलाइट कहते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक टेलीस्कोप। एनालिटिक कहते हैं कि अगर आप एक थर्डोलाइट के अंदर एडिशनल एनालिटिक लेंस लगा देते हैं तो उस एडिशनल एनालिटिक लेंस लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो डेरिवेशन, आपका जो फॉर्मूला, आपका जो एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन शॉर्ट हो जाता है। अभी आपको आगे आपको डेराइव जब कराएंगे तो समझ में आएगा कि टैक्योमीटर के फॉर्मूला में 2 कांस्टेंट होता है। एक कहलाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एक कहलाता है एडिटिव कांस्टेंट। जब हम एक्सटर्नल में टेलीस्कोप में एनालिटिक लेंस लगा देते हैं तो वो एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है और आपका जो इक्वेशन है वो क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। तो इसके लिए कि हम अपना एनालिटिक लेंस इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा एडिटिव कांस्टेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट यूजुअली 100 होता है। सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखिए कि एक एनालिटिक लेंस में, एक एनालिटिक टैक्योमीटर के अंदर एडिटिव कांस्टेंट 0 होता है और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होता है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के 100 होने की भी एक वजह है, वो अभी आपको डेरिवेशन में कराया जाएगा। तो सिंपल इन दोनों के ऊपर जो टैक्योमीटर का बड़ा एडवांटेज ये है कि इस टैक्योमीटर के अंदर आप एनालिटिक लेंस लगाते हैं और उस एनालिटिक लेंस की वजह कर जो आपका एडिटिव कांस्टेंट है वो 0 हो जाता है। टैक्योमेट्रिक मेजरमेंट का 3 सिस्टम है। आप किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, एक स्टेडिया सिस्टम, टेंजेंशियल सिस्टम और मेजरमेंट बाय मींस ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों सिस्टम आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है स्टेडिया सिस्टम। स्टेडिया सिस्टम में भी 2 होता है, एक होता है फिक्स्ड हेयर सिस्टम जिसको हम स्टेडिया मेथड कहते हैं, और एक होता है मूवेबल हेयर मेथड जिसको हम सब्सटेंस बार मेथड कहते हैं। इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेडिया मेथड पढ़ना है, यानी कि फिक्स्ड हेयर मेथड पढ़ना है। तो टोटल 3 तरह का टैक्योमेट्रिक मेजरमेंट का 3 सिस्टम होता है, स्टेडिया सिस्टम, उसके अलावा टेंजेंशियल सिस्टम और मेजरमेंट बाय मींस ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है। स्टेडिया सिस्टम में भी 2 मेथड होता है, एक होता है फिक्स्ड हेयर मेथड और एक होता है मूवेबल हेयर मेथड। यानी कि पहले वाले को हम स्टेडिया मेथड कहते हैं, दूसरे को सब्सटेंस बार मेथड कहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड हेयर मेथड पढ़ना है। फिक्स्ड हेयर मेथड का हम डेरिवेशन आगे कराते हैं। देखिए, कंटिन्यू कीजिए। अभी आप लोगों को बताया कि टैक्योमीटर में आप लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्टेडिया सिस्टम। तो स्टेडिया सिस्टम इस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको समझने के लिए पहले इस फिगर को आप समझिए। आपको अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि आपका जो टैक्योमीटर होता है वो टैक्योमीटर में आपका जो सेंट्रल क्रॉस हेयर के अलावा, क्योंकि आप नॉर्मली टेलीस्कोप आप अब तक यूज़ करते आए, सर्वे 1 में भी यूज़ किया, सर्वे 2 में भी आपने यूज़ किया, तो जो आपका सेंट्रल क्रॉस हेयर होता है उस सेंट्रल क्रॉस हेयर के अलावा अगर हम एडिशनल 2 स्टेडिया वायर्स और दे दें,
उस सेंट्रल क्रॉस हेयर के अलावा अगर हम एडिशनल 2 स्टेडिया वायर्स और इंसर्ट कर दें, एक सेंट्रल क्रॉस हेयर के ऊपर एक सेंट्रल क्रॉस हेयर के नीचे, दोनों बराबर बराबर दूरी पर, इसको हम कहते हैं स्टेडिया वायर्स, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टेडिया इंटरवल, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेडिया इंटरवल कहते हैं, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब अगर आपका ये सेंट्रल क्रॉस हेयर है, ये 2 अलग अलग स्टेडिया वायर्स हैं, ये कितनी दूरी पर फिक्स करना है या किस एंगल पर फिक्स करना है, हमें इस तरह से फिक्स करना होता है ताकि हमारा जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है वो 100 आ जाए। उसके लिए हमें इसको कितनी दूरी पर फिक्स करना है, इसको समझिए। मान लीजिए कि ये जो आपका, अगर आप जैसे जैसे आप इस स्टेडिया वायर्स से, इस टेलीस्कोप ये आपका है एक, इस टेलीस्कोप से आपने क्या किया कि अलग अलग दूरी पर एट D1 एक स्टाफ रखा, एट D2 दूसरा स्टाफ रखा, एट D3 तीसरा स्टाफ रखा, और जैसे जैसे इस स्टेडिया इंटरवल्स आप देखते हैं, ये आपका जो अलग अलग स्टाफ पे रीडिंग आएगा, इसको हम स्टाफ इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाफ इंटरसेप्ट, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। क्लियर है? स्टेडिया इंटरवल को हम आई से डिनोट करते हैं, स्टाफ इंटरसेप्ट को हम एस से डिनोट करते हैं। तो आपको अभी जो इंटरनल एग्जाम हुआ था, उस इंटरनल एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि जैसे जैसे हम टेलीस्कोप से स्टाफ की दूरी बढ़ाते चले जाएंगे, क्या हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट बढ़ेगा या घटेगा? ये क्वेश्चन आया था। तो जब आपका ये फिक्स्ड हेयर रहेगा, तो जैसे जैसे आप टेलीस्कोप से स्टाफ की दूरी बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी कि D1 से D2 बढ़ा है, D2 से D3 बढ़ा है, उसी तरह से जैसे आपके D1 पे अगर आपका स्टाफ इंटरसेप्ट S1 आया, D2 पे आपका स्टाफ इंटरसेप्ट S2 आया, और D3 पे आपका स्टाफ इंटरसेप्ट S3 आया, तो जैसे जैसे आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ेगा, आपका स्टाफ इंटरसेप्ट भी बढ़ता चला जाएगा। ये आपका भी एक क्वेश्चन था इंटरनल में। मतलब कि जैसे जैसे आपका टेलीस्कोप से स्टाफ की दूरी बढ़ती जाएगी, स्टाफ इंटरसेप्ट आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो ये सिंपल इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि द स्टेडिया मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस इज कांस्टेंट इन सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बेसिक आपका ज्योमेट्री है। अब इस ट्रायंगल में हमने ये समझा कि मान लीजिए कि वो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, और एट अलग अलग डिस्टेंस D1, D2, D3 आपने अलग अलग स्टाफ रखा है, और उसका स्टाफ इंटरसेप्ट A2 आया है, A2 B2 आया है, A1 B1 आया है और AB आया है। तो सिंपल ज्योमेट्री के हिसाब से आपका क्या होना चाहिए कि OC2 जो होना चाहिए अपॉन A2 B2, रेशियो ऑफ, इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपका रेशियो ऑफ OC2 डिवाइडेड बाई A2 B2, उसी तरह रेशियो ऑफ OC1 डिवाइडेड बाई A1 B1, रेशियो ऑफ OC अपॉन AB ये कांस्टेंट होना चाहिए। इस कांस्टेंट को हम स्मॉल k से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए कि ये दोनों स्टाफ इंटरसेप्ट के बीच का जो डिस्टेंस, जो आपका एंगल है, वो एंगल है बीटा, तो इक्वल टू हाफ कॉट बीटा 2 हो जाएगा। सिंपल आपका ट्राइग्नोमेट्री है। अब इस हाफ कॉट बीटा 2 से जब ये फार्मूला आपको डिराइव हुआ, इस फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि जो k की वैल्यू है, वो जो कांस्टेंट की वैल्यू है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बीटा। अगर हम इस बीटा की वैल्यू को एक पर्टिकुलर लेवल पे फिक्स कर दें, अगर हम इस बीटा की वैल्यू को एक पर्टिकुलर लेवल पर, जब आपका टेलीस्कोप बनाया जाता है, आपके वर्कशॉप में, इंडस्ट्रीज़ में जब बनाया जाता है, तो वहाँ पर हम बीटा की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। कितना फिक्स करते हैं? 0 डिग्री 34 मिनट 22.64 सेकंड। जब हम ये बीटा की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, तो हमारा जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आता है वो कितना आता है? 100 आता है। इसलिए आपका एक एनालिटिक लेंस में k इज इक्वल टू 100 और एडिटिव कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को 100 लाने के लिए आपने बीटा की वैल्यू 0 डिग्री 34 मिनट 22 सेकंड फिक्स किया है। उसके बाद मतलब ये हुआ कि ये 2 एडिशनल स्टेडिया वायर्स हैं, ये 2 एडिशनल स्टेडिया वायर्स आपके सेंट्रल क्रॉस हेयर से कितना कितना डिग्री पे फिक्स होते हैं, कितना कितना एंगल पे फिक्स होते हैं? ये फिक्स होते हैं बीटा 2 पर। अगर ये एंगल टोटल बीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा बीटा 2। ये बीटा 2 कितना होता है? 0 डिग्री 17 मिनट 11.32 सेकेंड्स। क्लियर है? अब आपको ये याद रखना है, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम एक एनालिटिक लेंस थियोडोलाइट में लगाते हैं, एक टैक्योमीटर के अंदर जो दोनों स्टेडिया वायर्स होते हैं, वो दोनों स्टेडिया वायर्स सेंट्रल क्रॉस हेयर से कितने एंगल्स बनाते हैं?
तो वो दोनों स्टेडिया वाइज अगर दोनों का कंबाइन लिया जाए स्टेडिया इंटरवल का तो 0 डिग्री 34 मिनट 22.64 सेकंड, और अगर इंडिविजुअल लिया जाए तो 0 डिग्री 17 मिनट 11.32 सेकंड्स। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। बात यहाँ तक क्लियर है। इस फिगर से आपको ये दो क्वेश्चन आए, एक तो ये कि बीटा की वैल्यू 0 डिग्री 34 मिनट 22.64 सेकंड हो जाएगी, और दूसरा ये कि जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे आपका स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला 2 बार पढ़ना है, एक इंक्लाइन मेथड के लिए और एक हॉरिजॉन्टल मेथड के लिए, दोनों के लिए हमें पढ़ना है। उसके बाद हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। इसको एक बार देख लीजिए और देखने के बाद नोट करके फिर आप इसको करिए। ठीक है, थैंक यू।